नमस्ते। पिछली क्लास में हमने खिलजी वंश के संदर्भ में यानी गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। आज हमारा विषय होगा तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से, अब देखो 1414 तक मानते हैं हम, लेकिन 2 वर्ष पहले यानी यथार्थ स्थिति ये है कि ये 1412 तक रहता है एग्जैक्ट, क्योंकि अंतिम सुल्तान है वो 1412 तक रहेगा, नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन 2 साल क्या है, एक प्रकार से बिना सुल्तान की रहेगी। दौलत खां यहाँ एक प्रकार से बिना सुल्तान उपाधि के शासन करेगा, तो इसलिए ये शासनकाल कुल निकल कर आता है 92 वर्ष। ठीक है, अगर इस 14 को जोड़ें तब तो हो गया कितना, 94 वर्ष। अदरवाइज कितना है? तो इसलिए ये सल्तनत काल का सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। कौन सा वंश? तुगलक वंश। सबसे कम तो कौन सा था? खिलजी, और सबसे ज़्यादा है तुगलक। ठीक है, अब ये जो तुगलक वंश है ये भी तुर्की है, लेकिन ये है मिश्रित तुर्क। मिश्रित तुर्क, तो मिश्रित किनका? तुर्क प्लस मंगोल, इनका मिश्रित है। और जो मिश्रित वंश होता है उसे बोलते हैं करोना तुर्क। कोरोना नहीं, करोना तुर्क। तो करोना तुर्क किनको कहा जाता? तुगलक वंश के शासकों को। ये कोरोना तुर्क थे एक प्रकार से, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला, अच्छा वैसे भी देखो मिश्रित, पहला जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक, उसकी माँ हिंदू थी, उसकी माता हिंदू थी। सिकंदर लोदी की माता भी हिंदू थी, और वो जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था उसकी माता तो हिंदू थी, क्योंकि वो तो भारतीय मुसलमान था, बाद में जाकर कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि पहले हम बात करें इसके संस्थापक की। संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। शासनकाल था इसका 1320 से 25, ये शासनकाल है। इसी को हम बोलेंगे गाजी मलिक। गाजी मलिक, इसका नाम तुगलक था, इसी के आधार पर पूरे वंश को हम क्या कहेंगे? तुगलक वंश। ठीक है, और फिर इसी के आधार पर इस वंश के जो शासक हैं उनके नाम के आगे हम तुगलक लगा देंगे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जो इसकी पीढ़ियां हैं उनको। तो बाकी इसका नाम था तुगलक। गयासुद्दीन है उपाधि, गाजी मलिक है उपाधि। और दूसरी बात देखो, गाजी, गाजी का मतलब क्या होता है? धर्मयुद्ध का विजेता। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने शासक बनते समय गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। क्यों धारण की? मंगोलों पर विजय के उपलक्ष्य में। और मंगोलों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर बहुत सारे युद्धों में इसने सफलता हासिल की। जैसे देखो, अमीर खुसरो के अनुसार इसने मंगोलों को 18 युद्धों में पराजित किया था। तो 18 बार मंगोलों को पराजित किया था। बर्नी के अनुसार 20 युद्धों में पराजित किया था। और खुद गयासुद्दीन तुगलक का एक अभिलेख है मुल्तान की मस्जिद में, तो जिसे हम मुल्तान की जामा मस्जिद का अभिलेख बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है, खुद गयासुद्दीन ये कहता है कि मैंने इन मंगोलों से, तातारों से, तातार नाम है वहाँ पर, कि इन तातारों से 29 युद्ध किए थे, 29। तो खुद गयासुद्दीन के अनुसार या उस मुल्तान मस्जिद अभिलेख में गयासुद्दीन खुद कितने बार विजेता बताता है, कितने युद्ध बताता है मंगोलों से?
29। याद हो जाएगा क्या? अमीर 18, बरनी 20, गयासुद्दीन 29। याद हो जाएगा शायद कितनी बार पराजित किया है कि अमीर खुसरो के अनुसार 18 युद्धों में मंगोलों को पराजित किया है, बरनी के अनुसार 20 युद्धों में, और इस खुद गयासुद्दीन के अनुसार, क्योंकि गयासुद्दीन का अभिलेख है ये, कौन सा? मुल्तान मस्जिद का अभिलेख, इसके अनुसार 29 युद्धों में 29 युद्ध लड़े हैं, उनमें पराजित किया है मंगोलों को, तातारों को। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उस उपलक्ष्य में इसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की है, गाजी की उपाधि धारण की है, और गाजी की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है सैयद, कोई दिक्कत नहीं, गयासुद्दीन तुगलक, ये बात ध्यान रखनी है। फिर देखो इसके संदर्भ में जो बातें आपको याद रखनी है, एक बार हम वापस यहाँ से, गयासुद्दीन तुगलक, अब इसके बारे में जो जो बातें याद करनी है। काल तो है ही 1320 से 25। एक तो तुगलक वंश का संस्थापक, पहली बात तो यही करें कि तुगलक वंश का संस्थापक, ये पहले दीपालपुर पंजाब का सूबेदार था, और नासिरुद्दीन खुसरो शाह या खुसरो शाह को मारकर और फिर ये शासक बनता है और इस नए वंश की स्थापना करता है, तुगलक वंश की स्थापना करता है। अब देखो इसके संदर्भ में, पहला गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान, और गाजी की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण की है? मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। कितनी बार पराजित किया, ये बात याद रह जाएगी आपको, किसके अनुसार कितनी बार। फिर उसके बाद में याद करना है कि इसने राजस्व वसूली के क्षेत्र में एक मध्यमपंथी नीति अपनाई थी, आर्थिक क्षेत्र में मध्यमपंथी नीति अपनाई, और उस नीति को कहा जाता है रस्म-ए-मियाना। तो रस्म-ए-मियाना क्या है? मध्यमपंथी नीति, मध्यमपंथी नीति जो किसने अपनाई है? गयासुद्दीन तुगलक ने, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने किसानों के लिए नहरों का निर्माण किया था। तो नहरों का निर्माण करने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, नहरों का निर्माण। ठीक है, ये बात भी इसके संदर्भ में ध्यान रखनी है। सर्वाधिक नहर तो होगा फिरोज तुगलक, सबसे ज़्यादा जो नहर हैं उनका निर्माण होगा फिरोज तुगलक के समय। लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसने की है सल्तनत काल में? जो किले और दुर्गों की बात आई तब तो बलबन आएगा। सल्तनत काल का पहला शासक जिसने दुर्गों का निर्माण किया या सैन्य सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण किया, वो तो कौन था? बलबन। ठीक है, और नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, इसके अलावा गयासुद्दीन के संदर्भ में आपको बात याद ये रखनी है, रस्म-ए-मियाना पंथी की बात बताई थी आपको। अमीर खुसरो के अनुसार विद्वान था ये, और 100 पंडितों का सिरो वस्त्र हमेशा अपने कवच के नीचे धारण करता था। ये बात देखो दो तरीके से पूछी जा सकती है। एक, 100 पंडितों का सिरो वस्त्र अपने राजमुकुट या कवच के नीचे धारण करने वाला सुल्तान किसे कहा गया है? गयासुद्दीन तुगलक को। दूसरी बात, ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, और एक आपको और बात याद रखनी है, बरनी के अनुसार, बरनी एक नहीं, ये बात बताता है इसके काल में भिखारियों ने भी, भिखारी चोर डाकुओं ने भी अपनी वो चोरी करना, डकैती डालना, भीख मांगना, ये छोड़ दी और काम करने लग गए। इसके काल की एक विशेषता बता रहा है कौन? बरनी। तो बरनी के अनुसार चोर, डकैत और भिखारी, इन लोगों ने अपना ये कार्य छोड़कर और ये मुख्य धारा में जुड़ गए, अर्थात कामकाज करने लग गए। ये बात कौन कह रहा है? बरनी कह रहा है। किसके काल के संदर्भ में कह रहा है? गयासुद्दीन तुगलक के काल में। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको पता होगा निज़ामुद्दीन औलिया के संदर्भ में कि निज़ामुद्दीन औलिया इसका समकालीन था। ऋषि के समय में लगभग गयासुद्दीन तुगलक, निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो
तीनों की मृत्यु 1325 में होती है और तीनों की मृत्यु आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद भी रह जाएगी। देखो कैसे आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा। पहले आपको प्रसंग बताता हूँ। इस गयासुद्दीन तुगलक की अंतिम विजय है बंगाल विजय, ये भी आप याद रखोगे। और ये बंगाल विजय पर गया। बंगाल विजय के दौरान इसने वापस लौटते समय ये आदेश दिया, अपना दूत भेजा कि जो जो इसके विरोधी थे, जिनके पास धन था, उनसे ये धन की उगाही कर रहा था। तो इसने निज़ामुद्दीन औलिया को भी ये विरोधी मानता था और उससे भी आदेश दिया कि सुल्तान के दिल्ली पहुंचने से पहले, कहाँ से आ रहा है? बंगाल से। सुल्तान के दिल्ली पहुंचने से पहले सारा धन राजकोष में जमा करा दो और दिल्ली छोड़कर चले जाओ। निज़ामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक का दूत कह रहा है ये बात। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कहा, सॉरी, इस निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, जाकर अपने सुल्तान से कह दो हुनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो अब देखो ये वाक्य क्यों ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इसके पीछे कारण ये था कि इस गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय से आ रहा था तो जीत कर आया था, इसलिए उसके सम्मान स्वरूप दिल्ली की सीमा पर अफगानपुर नामक स्थान पर एक महल बनाया गया। महल बनवाया तो था जोना खान ने। जोना खान अभी हम चर्चा करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, ठीक है। और उसे बनाने का काम किया था अहमद अयाज ने। लकड़ी का महल था, इसलिए हो सकता है आपसे उसके वास्तुकार का नाम पूछ लें। अहमद अयाज नाम का व्यक्ति था और उसने वो महल बनाया था। अब क्या हुआ, जो ही भोजन करके, भाई दावत दी गई विजय के उपलक्ष्य में, उस सीमा पर महल में भोजन करके भाई साहब हाथ धोने के लिए चढ़ू गिरा ना पा, तो चढ़ू करने के लिए, हाथ धोने के लिए गए ही थे कि बिजली गिरी, महल की छत उसके सर पर गिरी और परिणामतः वो वहीं मर गया। तो बर्नी तो ये कह रहा है कि बिजली गिरने के कारण हुई उसकी मृत्यु, लेकिन इब्न बतूता उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार मोहम्मद बिन तुगलक को मानता है। तो कुछ इतिहासकार तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया को भी, कि ये औलिया और वो मोहम्मद बिन तुगलक दोनों मिले हुए थे और दोनों ने ऐसा षड्यंत्र किया। तो खैर बर्नी के अनुसार बिजली गिरने से, याद रह जाएगा, देखो बर्नी बिजली, तो बर्नी के अनुसार बिजली गिरने से उसकी मौत हुई थी। तो अब वो अफगानपुर यानी दिल्ली की सीमा, दिल्ली की सीमा में पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए वो वाक्य प्रसिद्ध हो गया कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये वाक्य निज़ामुद्दीन औलिया का है, किसके संदर्भ में है? गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 में। कहाँ हुई? अफगानपुर नामक स्थान पर। यहाँ जो लकड़ी का महल, वो किसने बनाया था? अहमद अयाज ने, ठीक है, उसका वास्तुकार था अहमद अयाज। बस गयासुद्दीन के संदर्भ में आपको इतने ही बात याद करनी है, तो शायद याद हो जाएंगी। एक सुल्तान, भाई तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक उसका अन्य नाम है, ये उपाधि है गाजी मलिक। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। ये मंगोलों के उपलक्ष्य में धारण की है, मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। अमीर खुसरो के अनुसार 18 बार पराजित किया, बर्नी के अनुसार 20 बार, मुल्तान का जो अभिलेख है गयासुद्दीन का उसके अनुसार 29 बार पराजित किया है, ठीक है। नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान है। रस्म मियाना मध्यम पंथी नीति अपनाई थी राजस्व के क्षेत्र में विशेष तौर पर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये बातें हैं गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। और अब हमारा बिंदु होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विरोधाभासी पात्र सुल्तान, विचित्र सुल्तान,
दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान तो दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान। अलग अलग कंट्रोवर्सी, अब ये आप भी तय करोगे। अभी पहले हम बात करें किस हिसाब से क्या था, ये आप तय करोगे जब हम इसकी योजनाओं की बात करें कि वास्तव में ये विद्वान था या किसकेड़ा था, ये आप तय करोगे किस हिसाब से। तो पहले खैर इसके बारे में हम पहले तो सबसे पहले तो इसका काल क्या था। शायद बीच में आवाज़ कट रही है थोड़ी थोड़ी, है ना, ऐसा कभी कभी यदा कदा लग रहा है मुझे। चलो अच्छी बात है। हेलो खैर देखो, मोहम्मद बिन तुगलक का काल 1325 से 51, ठीक है, बस एक साल और जी जाता तो ये 52 हो जाता, यहाँ उल्टा सुल्टा ही होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हाँ आसपास तो पहुंच ही गए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके। ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा ही है। अब देखो यहाँ 1325 में वो चीज़ से, ये बात भी ध्यान रखना आपको, 1325 वाली भी, 1325 में ये शासक बना है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई है, निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई है, अमीर खुसरो की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो 1325 आपको याद रह जाएगी। अब ये 51 है 52 होकर। चलो खैर अब इसके संदर्भ में हम बात करें, वास्तविक नाम था इसका जोना खां। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक क्या नाम था, जोना खां। दक्षिण विजय के बाद, दक्षिण में वारंगल गयासुद्दीन तुगलक के समय जीता गया था, तो वारंगल या दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जोना खां को उल्लूग खां की उपाधि प्रदान की थी। उल्लूग खां की उपाधि। अब एक बात ध्यान रखना आपको कि नासिरुद्दीन महमूद ने गुलाम वंश के काल में बलबन को भी उल्लूग खां की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय, सॉरी जलालुद्दीन के समय, और जलालुद्दीन नहीं अलाउद्दीन कहेंगे हम, अलाउद्दीन के समय उसके भाई अलमास बेग को भी उल्लूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बलबन का भी नाम उल्लूग खां था, अलमास बेग का नाम भी उल्लूग खां था, और इस जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक का नाम भी उल्लूग खां है। ये उपाधि है, लेकिन कई बार क्या है उपाधि भी प्रसिद्ध हो जाती। हम कुछ व्यक्तियों के बारे में तो बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति भी आएंगे हमारे सिलेबस में जिनके नाम प्राय इतिहास में न उल्लेखित होकर उनकी उपाधि प्रचलन में ज़्यादा रहेगी। आप लोग ऐसे शासक जिनको उपाधि के कारण ही जानते हो, नाम के कारण नहीं जानते हो, बहुत से ऐसे शासक आएंगे, बहुत से ऐसे व्यक्ति आएंगे, ठीक है। तो ये उपाधि थी इसकी उल्लूग खां, जो दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में किसने दी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका एक अभिलेख है राजमुंद्री अभिलेख। मोहम्मद बिन तुगलक की विजयों की जानकारी का, यानी जानकारी देने का जो स्रोत अभिलेख है, स्रोत है वो है राजमुंद्री अभिलेख। उस राजमुंद्री अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। तो इसकी विजयों की जानकारी का जो स्रोत है वो कौन सा है, राजमुंद्री अभिलेख। और इस राजमुंद्री अभिलेख में इसे कहा गया है दुनिया का खान, दुनिया का खान, ठीक है। तो दुनिया का खान राजमुंद्री अभिलेख में कहा गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलो अब आगे बात करें इसके संदर्भ में। ये तो नाम के संदर्भ में बात हो गई। अब इसके संदर्भ में बात, पहले बता चुका हूँ कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का विद्वान और पागल सुल्तान है। तो अब इसके संदर्भ में क्या क्या किसने क्या बात कही है वो बात याद रखना है आपको। तो देखो सबसे पहले आपको दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना है, एक V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ और A.L. श्रीवास्तव। विंसेंट आर्थर स्मिथ, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। इन दोनों ने इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा है, विरोधाभासों का मिश्रण। किन्होंने कहा है, V.A. स्मिथ और
आप ऐसे याद करो, स्मिथ और श्रीवास्तव दोनों को साथ में याद रख लो। स्मिथ और श्रीवास्तव ने इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा है, याद रह जाएगी आपको। ठीक है, फिर एल्फिंस्टन ने इसमें पागलपन का अंश माना है। पागलपन का अंश किसने माना है? एल्फिंस्टन ने। कि कमान थोड़ा थोड़ा बावड़ा का लक्षण भी हा, तो ये कौन मान रहा है? एल्फिंस्टन। ठीक है, फिर उसके बाद में एडवर्ड थॉमस, और एडवर्ड थॉमस ने इसे माना है यानी कहा है धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि धनवानों का राजकुमार किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और कहने वाला व्यक्ति कौन है? एडवर्ड थॉमस। ठीक है, तो पागलपन का अंश किसने माना है? एल्फिंस्टन ने। और विरोधाभासों का मिश्रण स्मिथ और श्रीवास्तव। स्मिथ तो ये कह रहा है कि भाई इसमें जो यानी एक प्रकार से ऐसे विरोधाभासी व्यक्तित्व या तत्व मिश्रित थे जो आगे चलकर फिर जहांगीर में भी देखने को मिलते हैं। तो इस विरोधाभासों का मिश्रण, क्योंकि जहांगीर आपको पता है जहांगीर को पैग लगाने की आदत थी, पैग लगाकर आदेश दे देता जैनियों को बाहर निकालो, नशा उतरते ही वापस बुला लो, ऐसा है आगे। तो वो भी ऐसे कुछ निर्णय करता था। तो यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि इसकी तुलना V.A. स्मिथ ने दोनों की तुलना की है। जहांगीर को भी विरोधाभासों का मिश्रण बताया है और इसको भी विरोधाभासों का मिश्रण बताया है V.A. स्मिथ ने। और इसे अब ये बात है कि विरोधाभासों का मिश्रण किसने बताया? तो श्रीवास्तव और स्मिथ ने। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, यूरोपीय विद्वानों में केवल एक व्यक्ति था, गॉर्डनर ब्राउन। उसने इस मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना नहीं की है। बाकी यूरोपीय इतिहासकार लगभग हैं, उन्होंने इसके कार्यों की आलोचना की है, लगभग ने कोई ना कोई कमी, लेकिन गॉर्डन ब्राउन ने इसे विद्वान माना है। तो भारतीय विद्वानों में तो प्रशंसा की है ईश्वरी प्रसाद ने इसकी। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार ये एक बुद्धिमान व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। और यूरोपीय जो इतिहासकार हैं उनमें कौन था? ब्राउन, याद कर रख लो। तो ब्राउन ने इसे अच्छा माना है और बाकी शेष यूरोपीय विद्वानों ने इसे बुरा माना है। ठीक है, अब देखो अच्छा था या बुरा था, उससे पहले हम कुछ बातें पहले चर्चा, इसकी योजनाओं की बात करें उससे पहले सामान्य इसके बारे में जो और बातें हैं उन बातों के संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं। जो और बातें हैं उनके संदर्भ में, जैसे कैसा क्या। अच्छा, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, धनवानों का राजकुमार किसने कहा है? एडवर्ड स्मिथ ने। अब देखो, समकालीन इतिहासकारों में एक था इसामी। आगे चर्चा, पुस्तक का नाम ध्यान है ना आपको? कौन सी थी? फतुह उस सलातीन। ठीक है, और इसामी इसका आलोचक भी बनता है। अभी देखो, इसामी ये बात कहता है कि ये हिंदू त्योहारों में भाग लेता था, विशेषतः होली के उत्सव में। ये बात ध्यान भी, इसलिए आपसे पूछ भी सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो हिंदू त्योहारों, होली आदि में उत्सवों में भाग लेता था, तो वो कौन सा था? तो देखो, इसामी के अनुसार ये होली के उत्सव में भाग लेता था और गंगा जल का पान करता था, गंगा जल का पान करता था। इस कारण इसामी इसकी आलोचना करता है। आलोचना ही नहीं करता है, बल्कि वो तो ये कहता है कि इसे अगर मार भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब बहुत बड़ी आलोचना करता है, इस कारण कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि होली या हिंदू उत्सवों में भाग लेने वाला और गंगाजल का पान करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके अनुसार? इसामी के अनुसार। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको, अच्छा ये आपको पता है, हम जब सूफी आंदोलन के संदर्भ में चर्चा की थी तब ये बात पढ़ी थी हमने कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर, अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक।
तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। तो माउंट आबू के जैन मंदिरों की यात्रा करने वाला भी पहला सुल्तान था। देलवाड़ा के जैन मंदिर है ना, तो जिनचंद्र सुरीश का दरबारी विद्वान था। अभी हम इसके जैन विद्वानों की भी चर्चा करनी है आपको। जिनचंद्र के प्रभाव के कारण जैन मंदिर जो माउंट आबू में हैं, उनकी यात्रा करने वाला भी पहला सुल्तान था। ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत करने वाला भी पहला सुल्तान था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और इसके अच्छा देखो, अनेक हिंदुओं को इसने उच्च पद भी प्रदान किए थे, जैसे रतन नाम का हिंदू था, ये क्या नाम है, एक साईंराज या श्री राम नाम का था, तो उसको भी उच्च पद प्रदान किया, ठीक है। ये बात। इसके अलावा किशन नाम का एक हिंदू था, उसको भी उच्च प्रदान किया, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा राजशेखर, जिनप्रभ सूरी और सिंह कीर्ति इसके दरबार के जैन विद्वान थे। राजशेखर, जिनप्रभ सूरी या जिनप्रभु सूरी, और एक नाम था सिंह कीर्ति। सिंह कीर्ति ये इसके दरबार के जैन विद्वान। अलाउद्दीन के खिलजी के दरबार में भी तो था ना जैन विद्वान, ठीक है। ये बात देखो, अलाउद्दीन में इसमें कई साम्यता भी आएंगी, आप ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में किया था। इसने भी अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी उल्लेमा वर्ग के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था। इसने भी उल्लेमा वर्ग के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी भूराजस्व कर 1/2 की दर से वसूल किया था। इसने भी भूराजस्व कर 1/2 की दर से वसूल किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी खम्स को उल्टा करके, खम्स जिसमें खम्स यानी लूट का हिस्सा, उसमें 80-20 सैनिकों का 80 होता, राज्य का 20 होता, अलाउद्दीन ने उल्ट दिया था, 20-80 कर दिया था। सैनिकों का 20 और राज्य का 80 कर दिया था इसने। किसने? अलाउद्दीन ने। ठीक वैसे ही इसने भी राज्य का 80 और सैनिकों का 20 कर दिया था खम्स कर को, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य उसके विद्वान में, उसके दरबार में भी जैन विद्वान थे, इसके दरबार में भी जैन विद्वान थे। ऐसी कई साम्यताएं थी दोनों में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है इनके संदर्भ में। चलो खैर आगे बात करें। हालांकि वो इसका अग्रगामी हो गया, इसने जो काम किए हैं उसकी, वो पहले कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। भाई जैसे उल्लेमा वर्ग के हस्तक्षेप को दूर करने वाला पहला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले 1/2 भूभाग जो भूमि कर है वो किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। खम्स को उल्टा किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसा तो उस संदर्भ में आप याद कर सकते हो। लाल महल वाली बात भी याद रखने हैं। दोनों का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बलबन के लाल महल में। लाल महल किसने बनवाया था? बलबन ने। और उसमें इन दोनों का राज्याभिषेक हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसके अलावा बाकी हम बात कर रहे हैं, शायद मैंने आपको बताया था कि वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अलाउद्दीन खिलजी था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला, ये बात भी ध्यान रखना है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। और अच्छा, सती प्रथा पर अकबर भी रोक लगाता है, लेकिन व्यवस्थित प्रतिबंध मुगल काल में औरंगजेब लगाता है। वेश्यावृत्ति पर भी मुगल काल में औरंगजेब प्रतिबंध लगाता है। तो खैर वो तो हम जब मुगल काल पढ़ेंगे तब की बात है। इसके काल में एक यात्री आया था तंजियार, मोरक्को अफ्रीका का। कौन था? इब्न बतूता। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है। तो इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। मोरक्को के भी तंजियार नगर का। जो कब आया है? 1333 में ये भारत आया। 1334 में इसे काजी बना दिया, सल्तनत का काजी बना दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। 34 से 41 तक ये काजी रहता है। फिर उसके बाद में थोड़ी अनबन हो जाती है, इसे जेल में डाल देता है। बाद में
निकालकर जेल से और इसे चीन भेजता है अपना दूत बनाकर। चीन में उस समय यानी इस मोहम्मद बिन तुगलक का जो समकालीन शासक था उसका नाम था तोगन तिमूर। चीन के शासक का क्या नाम था? तोगन तिमूर। और इस तोगन तिमूर के दरबार में भेजता है चीन में अपना दूत बनाकर। अच्छा, ये एक प्रकार से विदेशों में दूत मंडल भेज रहा है। फारस में, ईरान का ही नाम है फारस, सीरिया में, मिस्र में, चीन में, ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान है। ठीक है, तो इसने चीन में अपना दूत बनाकर किसको भेजा? इस इब्न बतूता को। लेकिन ये चीन ने जाकर पहले तो मालदीव का भी काजी बनता है और फिर चला जाता है अपने देश मोरक्को। ठीक है, और मोरक्को के सुल्तान से अपनी यात्रा का वर्णन लिखता है जिसे हम कहते हैं रेहला। तो रेहला इसकी पुस्तक का नाम है। रेहला का मतलब है सफरनामा। तो वो किसकी पुस्तक है? इस इब्न बतूता की। इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम है? रेहला। इस रेहला में सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का बहुत सजीव वर्णन, अच्छा वर्णन है। तो ये बात ध्यान रखना, सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी वो किससे मिलती है? इब्न बतूता के रेहला से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की जानकारी, उसके काल की जानकारी, और वो भी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं सही। क्यों? क्योंकि ये भारत से दूर है तो इसे किसी सुल्तान का भय नहीं है। तो निरपेक्ष जानकारियाँ कह सकते हैं हम इसके मामले में। ठीक है, हालांकि देखो वहाँ का था तो यहाँ के कुछ रीति रिवाजों से ये अनभिज्ञ था, तो कुछ बातों की इसने व्याख्या अलग तरीके से कर दी। बाकी अधिकांश बातें इसकी सही मानी जा सकती हैं इब्न बतूता की। तो ये इसके काल में आया था, ये बात भी ध्यान रखनी है। फिर आपको देखो मैंने ये बताया था दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला मंगोल आक्रमण बहराम शाह के समय हुआ था। हुई थी अपनी ऐसी बात। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे, लेकिन सबसे अंतिम मंगोल आक्रमण सल्तनत काल में किसके काल में होता है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और वो जो आक्रमण करने वाला मंगोल नेता है उसका नाम रहता है तरमासरीन। तरमासरीन। इसका समकालीन चीन का शासक तो कौन है? तोगन तिमूर। ठीक है, और इस जो मंगोल नेता आक्रमण करता है वो कौन है? तरमासरीन। तो देखो तरमासरीन आपके दो जगह आएगा, अभी एक बार नाम और आएगा। ये अंतिम मंगोल आक्रमणकारी है तरमासरीन सल्तनत काल में, जो किसके काल में आक्रमण करता है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है शायद। अब ये तो एक सामान्य, पहले आपको बात की इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। योजनाओं की बात तो अब करेंगे, और योजनाएं ही इस मोहम्मद तुगलक को पागल या विद्वान साबित करेंगी। ठीक है, तो एक बार पहले इन बातों को एक बार पुनः सुन लो थोड़ा सा, ताकि आपको ध्यान रहे। पहली बात, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जोना खां। ठीक है, दक्षिण विजयों के उपलक्ष्य में गयासुद्दीन ने उसे उल्लू खां की उपाधि दी थी। इसकी विजयों की जानकारी मिलती है राजमुंद्री अभिलेख से। राजमुंद्री अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। राजमुंद्री अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। फिर अब इसे विरोधाभासों का मिश्रण स्मिथ और एल श्रीवास्तव ने कहा है। स्मिथ ने इसकी तुलना जहांगीर से भी की है कि आगे चलकर, या ऐसे कह सकते हैं कि जहांगीर की तुलना इससे की है। तो जहांगीर और दोनों की तुलना की है कि दोनों में विरोधाभासों का मिश्रण था। तो दोनों को स्मिथ और श्रीवास्तव दोनों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है। ठीक है, एल फिंस्टन ने इसमें पागलपन का अंश माना है। एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। गॉर्डन ब्राउन ने इसकी आलोचना नहीं की है। ईश्वरी प्रसाद ने भी इसकी आलोचना नहीं की है। ठीक है, तो खैर ये कुछ बातें। इसके अलावा बाकी हिंदू त्योहारों में भाग लेता था, विशेष तौर से होली में गंगा जल का पान करता था। ऐसी कोई बात है कि ऐसा कौन सुल्तान था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और देलवाड़ा के जैन मंदिरों की यात्रा करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसके दरबार में जैन विद्वान थे, जैन शिखर, जिन प्रभु सूरी, सिंह कीर्ति। अच्छा देखो एक बात यहाँ ध्यान रखना, जैसे अकबर हीर विजय सूरी नामक जैन विद्वान से धार्मिक परिचर्चा करता था,
वैसे मोहम्मद बिन तुगलक जिन प्रभ सूरी से धार्मिक परिचर्चाएं करता था। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं, ये बात याद रखनी है आपको। फिर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसके काल में इब्न बतूता भारत आया था। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ था तरमासरीन का। क्लियर है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की बात। अब योजनाओं के आधार पर आप बताओगे ये पागल था या विद्वान था। देखो क्या है, अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की बात करें। योजनाएं, क्या क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले हम ले रहे हैं राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, देखो क्या है, पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि राजधानी परिवर्तन कहां से कहां किया। ठीक है, तो राजधानी परिवर्तन दिल्ली थी राजधानी, और ये दिल्ली से कहां ले गया है? देवगिरी। देवगिरी का नाम क्या किया? दौलताबाद। तो इसलिए दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी ये राजधानी लेकर गया है। दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम क्या किया? दौलताबाद। अब देखो क्यों लेकर गया। इसके काल में देखो अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को जीता तो था, लेकिन अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक से शुरुआत तो कर दी मुबारक खिलजी ने, उसने देवगिरी को मिलाकर, लेकिन फिर गयासुद्दीन तुगलक ने बड़े पैमाने पर मिला लिया। और इसके काल में तो अच्छा एक बात ये ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही था। सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, तो सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के काल में हुए, विखंडन भी इसी के काल में शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विस्तार हो गया, यानी पूरा दक्षिण दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। और यातायात के साधन उस समय थे नहीं, दक्षिण में विद्रोह है, सबसे ज्यादा जो विद्रोह हो रहे थे वो दक्षिण में ही हो रहे थे, इसलिए इसका दिल्ली रहने का कोई औचित्य नहीं था। भाई सब यहां दिल्ली है और यहां दक्षिण में सबसे ज्यादा विद्रोह हो रहे हैं, तो इसे नियमानुसार राजधानी यहां रखनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसने राजधानी क्या किया? दिल्ली से बदलकर देवगिरी या दौलताबाद कर्नाटक में ले आया। क्या चीज? अच्छा, देवगिरी महाराष्ट्र में है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप बता रहे हो भाई, हो सकता है मेरी जानकारी में, तो आप ऐसा भी रख सकते हो इसको, तो महाराष्ट्र में होगा। अब यहां से देवगिरी से ये ले आता है कहां पर? वो सॉरी, दिल्ली से कहां ले आता है? देवगिरी, दौलताबाद, यहां राजधानी लेकर आ गया ये। हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण बताएंगे, जैसे इसामी, इब्न बतूता ये बताएंगे दिल्ली के नागरिकों को दंड देना चाहता था, क्योंकि दिल्ली के नागरिक इससे नाराज थे, और नाराज थे तो क्या करते? रात के समय कागज, पत्थरों के कागज लपेटकर और उनमें गालियां लिखकर दिल्ली में फेंक जाते दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक को। इसलिए ये उन बातों से चिढ़ गया था और उन लोगों को सजा देना चाहता था। तो कहते देखो ये थोड़ी सी प्रासंगिक कम लग रही है कि सुल्तान इन चीजों से डरकर और एक राजधानी परिवर्तन करे, जबकि देखो व्यवहारिक लग रहा है ऐसा कि भाई विस्तार इसी के काल में हुआ है और विद्रोह भी हो रहे हैं इसके काल में, इसका मतलब ये प्रशासनिक सुविधा के लिए ये राजधानी बदल रहा है। लेकिन इसने एक गड़बड़ कर दी इस राजधानी परिवर्तन में। अब देखो राजधानी परिवर्तन करना तो अच्छा था शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण में ही हो रहे थे, बात पूरी की पूरी दक्षिण पूरा इसके साम्राज्य का अंग बन रहा है, तो इसलिए ये राजधानी परिवर्तन कर रहा था, कोई गलत बात नहीं थी। जैसे अंग्रेजों ने भी तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी बाद में, तो ऐसे समय से इसने भी अगर ये दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद ले गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसने एक गलती कर दी। क्या? इसे क्या करना चाहिए था? राजधानी परिवर्तन के समय कार्यालय, प्रशासनिक अधिकारियों को ही ले जाना चाहिए था, कार्यालय है वो ही स्थानांतरित करने चाहिए। इसने तो सभी को आदेश दे दिया,
मतलब यहां तक कहा जाता है कि गनगड़ा बिलाई नहीं कौन छोड़ा, गनगड़ा मीन्स कुत्ता, हाँ, कि उनको भी नहीं छोड़ा कि सब चलो, कि एक अंधा और लंगड़ा व्यक्ति वो बचे हुए थे तो उनको भी घसीट कर ले जाया गया। तो ये इसामी, क्योंकि इसामी का दादा इस यात्रा के दौरान मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो इसामी को पीड़ा झेलनी पड़ती है, तो इसामी इस बात की आलोचना करता है। ठीक है, तो यहां पर यह कहा जाता है कि दिल्ली के सभी नागरिकों को आदेश दे दिया, सब चलो आ जाओ राजधानी परिवर्तन करें। इतनी दूर पैदल जाएंगे और बेमन से जाएंगे। देखो मन से, जैसे आप कोई लंबी यात्रा पर जाते हो, धार्मिक यात्रा पर पैदल, तब तो आप में उत्साह रहता है, लेकिन बेमन से थाने कोई घसीट जोरा मर्दी ले जाए, जोरा मर्दी मीन्स जबरदस्ती, तो आपकी मनोदशा क्या होगी, वो भी यहां वहां नहीं, दक्षिण में, यहां से। तो इसलिए बहुत से व्यक्ति तो मार्ग में ही सलट गए। अब देखो, अब यहां क्या हुआ, वो देवगिरी पहुंचे तो देवगिरी वाले लोगों ने इसका विरोध किया, बोला मैं अन्न किया रे बादेश्या, भाई हम इनको कहां रहने देंगे, उनकी जमीन थी पूरा। तो वहां उनसे संघर्ष हुआ, जना थोड़ा बिया सलट गा। फिर बहुत सौ को जलवायु, वहां की जलवायु सूट नहीं हुई, जना कुछ बिया सलट गा। खुद मोहम्मद बिन तुगलक भी बीमार हो गया था, तो जलवायु सूट नहीं हुई, खुद अव्यवस्था बहुत ज्यादा हो रही थी, तो बोले वापस चलो, जना बच्चा जका कमायनू अब कड़े सलटगा, पाछा आया जना वापस चले तब। तो इसलिए ये योजना पूर्णतः विफल रही। बात समझ आ रही? देखो योजना अच्छी थी, उसके क्रियान्वयन का तरीका गलत था, तो इसलिए यह बात ध्यान रखना है। और ये जो राजधानी परिवर्तन, इसमें 1327, ये बात याद रखनी है, राजधानी परिवर्तन के क्रम में कब बदली है, 1327। 1327 में राजधानी परिवर्तन की है, कहां से, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद। तो दौलताबाद महाराष्ट्र में है ना। चलो खैर, अब आगे हम बात करें दूसरी बात। राजधानी परिवर्तन के बाद में प्रतीक मुद्रा का प्रचलन, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन, प्रचलन देखो क्या है। पहले मुद्रा क्या थी, चांदी की, चांदी का टंका चलता था, चांदी की मुद्रा थी, चांदी का टंका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही चांदी की कमी हो गई, तो दिखती बात है यहां भी कमी होगी। तो इसने क्या सोचा कि चांदी के टंके के स्थान पर तांबे या पीतल का टंका चला दिया जाए, मान वही रख लिया जाए उसका। देखो कितनी एक बात, दिमाग वाली बात है ये, क्योंकि आगे चलकर अरे कम से कम इसने तांबे या पीतल की तो सोची थी, आपा तो दर दर था पुत्र का कागज की कर ली। 1-2 हज़ार, भाई आप मुझे एक कागज का टुकड़ा दे दो, वो 2000 वाला, मैं आपको पूरा का पूरा रजिस्टर दे दूंगा, दे दोगे क्या? उसका मानने की तो माना है ना हमने। उसने क्या सोचा कि जैसा जो मूल्य चांदी वाले टंके का है वही मूल्य तांबे वाले का कर देते हैं। आज भी तो हमने कर रखा है ना कागज का मूल्य, तो वो मूल्य मानक मूल्य ही तो माना है, और उसने वो मूल्य मानने की बात। दूसरी बात, उससे पहले दुनिया में मान चुके थे, मंगोलों में गेतू खां नाम का, ये कुबलाई खां, ये कर चुके थे, कागजी मुद्रा का प्रचलन कर चुके थे। इसका मतलब उसकी वो बात गलत नहीं थी, तो बात तो सही थी कि चांदी नहीं है तो क्या कर दो, तांबे या कांसे के, तांबे या पीतल के, अभी बताएंगे किसके अनुसार, किस धातु का, चला देते हैं सिक्का, मूल्य वही रख देते हैं कि जो सामान चांदी वाले टंके में आता था वही सामान तांबे वाले टंके में आ जाएगा, विनिमय दर वही रख दी जाएगी उसकी। क्योंकि हमने कागज के सिक्के की भी, कागज के नोट की भी तो की है ना वो विनिमय दर। भाई आपने देखो बराबर पुरान तो 100 को नोट पुराने वाला, और अब 2000 वाला नोट बराबर ही है ना, बराबर ही तो है। तो मैं आपको पुराने वाला 100 का नोट दे देता हूं और आप मुझे वो 2000 वाला दे दीजिए। बात समझ आ रही है ना? तो कहने का ये मानने की तो है, मूल्य तो माना है हमने,
चलो, तो इसने वो मानक मान लिया। अब आप बताओ गलत था या सही था? लेकिन टकसाल पर नियंत्रण नहीं किया। अब टकसाल पर नियंत्रण नहीं किया तो क्या हुआ? तांबा तो हर व्यक्ति के पास था, हर व्यक्ति ने सिक्के गढ़ने शुरू कर दिए, हर व्यक्ति का घर टकसाल बन गया, सबके पास टंका। अब कोई किसी को यह कहे कि भाई आजा मेरे घर थोड़ा सा काम करना है, मैं तुम्हें 5 टंके दूंगा, तो वो क्या कह रहा है? मेरे कनु 10 टंका ले जा और मेरे कर जा तू काम, क्योंकि सबके पास पैसे ही पैसे हैं। परिणामतः व्यापार आदि सब ठप हो गए। अब देखो, लेकिन ये देखो, अब यहां इसने किस लिए? राजकोष को सुदृढ़ बनाने के लिए और चांदी की कमी थी उसकी पूर्ति करने के लिए ऐसा किया। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। अब देखो व्यापार आदि सब ठप हो गए तो इसे ये योजना बंद करनी पड़ी। बोले आज के बाद वो तांबे या पीतल वाला सिक्का नहीं चलेगा, वापस वो चांदी वाला चलेगा। लोग आएगा सड़कों पर, जना मैं कमाया को केवसी, कमाया मतलब रात में टकसाल में थाप रहा बना रहे हैं उनको, उनका क्या होगा? तो उसने कहा वापस उनको कोष में जमा करा दो और बदले में चांदी के ले जाओ। दिल्ली में ढेर लग गया उन टंकों का। लेकिन अब जो बची हुए चांदी के सिक्के थे वो और चले गए बेचारे के। तो योजना गड़बड़ हो गई, राजकोष पर भी गलत प्रभाव पड़ा। अब देखो यहां पर चांदी के टंका के स्थान पर इसने किसका चलाया? बरनी के अनुसार तांबे का। बरनी के अनुसार किसका? तांबे का। और फरिश्ता के अनुसार पीतल या कांसा, मिश्रित धातु, पीतल या कांसा। याद हो जाएगा क्या? देखो दोनों पीतल कांसा मिश्रित है, इसका मतलब एक ही विद्वान मान रहा है। तो बरनी, देखो तांबा बरनी, पीतल फरिश्ता, दोनों पेपर है ना, ताकि आपको याद हो जाए। तो पीतल या कांसा तो कौन मान रहा है? फरिश्ता। फरिश्ता ने ये बताया, हालांकि फरिश्ता बाद का है, और ये फरिश्ता वाली बात ही ज़्यादा, ये फरिश्ता नहीं है, फरिश्ता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो कब की बात है ये? राजधानी परिवर्तन तो 27 की थी, प्रतीक मुद्रा है वो 29 की है, ये बात ध्यान रखना है। प्रतीक मुद्रा 29 की, 1329, क्योंकि कई बार इनका कर्म पूछ लेते हैं, तब आपको कर्म के हिसाब से भी ध्यान रखना है। तो पहला इन दोनों का तो साथ में रह जाएगा रामू, राजधानी और मुद्रा। ठीक है, तो रामू तो साथ में ही है, ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करें तीसरी, तो 2 योजनाएं, देखो योजनाएं अच्छी थी लेकिन वो योजनाएं फेल, क्योंकि क्रियान्वयन का तरीका गलत था। तो उस समय कोई व्यक्ति ऐसी बात सोचता है मुद्रा के बारे में तो अपने आप में ये बड़ी बात है, और वो ऐसी बात सोच रहा है तो अपने आप में बड़ी बात थी। ठीक है, चलो अब अगली योजना के बारे में बात करें, और अगली योजना थी खुरासान विजय योजना। खुरासान विजय योजना, ये खुरासान ईरान में है, तो ईरान के खिलाफ एक गठबंधन बनाया, खुरासान को जीतना है ईरान को। और ये है 1332-34 में, 1332-34। अब देखो यहां 3 व्यक्तियों ने ईरान, क्योंकि देखो फारस समस्या बना हुआ था, दिल्ली सल्तनत के लिए भी बना हुआ था, मिस्र के लिए भी बना हुआ था, और यहां इसमें मंगोलों को भी शामिल कर लिया। तो त्रिमेत्री गठबंधन बनेगा फारस को जीतने के लिए। एक गठबंधन है, मंगोल नेता कौन था? तरमासरीन, अभी बताया था मैंने, जो अंतिम मंगोल आक्रमणकारी होता है उसको शामिल करते हैं ये। तो एक तो मंगोल, तो मंगोलों का तो है तरमासरीन, प्लस मिस्र, मिस्र का सुल्तान था अल नासिर, ये तो याद हो जाएगा नासिर, जैसे आप पता है आपको नेहरू जी के साथ भी तो थे ना, नासिर, टिट्टो, नेहरू, तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्ष,
तो वहां पर, तो मिस्र का यहां था अल नासिर, इसका मतलब नासिर नाम कॉमन है मिस्र में। और तीसरा कौन हो गया? दिल्ली यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इन तीनों का एक गठबंधन बन गया। क्यों? ईरान समस्या बना हुआ था कि हम सब मिलकर ईरान को जीतेंगे, खुरासान को जीतेंगे, क्योंकि खुरासान का शासक हमारे लिए समस्या है, तो जीतेंगे और विभाजन कर लेंगे। इसके लिए योजना बनाई। तो योजना बनाई तो पहले ही कि आक्रमण कब करेंगे? 6 महीने बाद। इसलिए हमें पहले से ही एक ऐसी विशेष सेना का गठन करना चाहिए। तो एक सेना का गठन कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिर्फ खुरासान पर आक्रमण करने के लिए। अब खुरासान सैनिकों ने कहा हम उतनी दूर नहीं जाएंगे, तो इसने क्या किया? 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया पूरी सेना को खुरासान जीतने के लिए। लेकिन जब खुरासान जीतने का समय आया, उससे पहले ये गठबंधन टूट गया। और वहां ये गठबंधन टूट गया, इसका मतलब ये खुरासान की तरफ गए ही नहीं। और वो जो सैनिक 1 लाख सैनिक फ्री फोकट का वेतन लेकर आराम से बैठ गए। बात समझ में आ रही है? तो ये भी इसकी योजना, देखो योजना तो अच्छी थी खुरासान को जीतना, लेकिन ये भी विफल हुई। इसका मतलब किस्मत भी इसका साथ नहीं दे रही है, सीधी सी बात यह है। अब देखो आगे, कराजल अभियान। कराजल अभियान, कराचल भी आ सकता है, कराजल भी नाम आ सकता है। ये भी 1332-34, 1332-34, ठीक है। कराजल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की तरफ एक पहाड़ी राज्य था। तो उत्तराखंड में एक पहाड़ी राज्य था। चीन की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए इसको जीतना जरूरी था, कराजल के राज्य को, जो एक हिंदू राज्य था। इसने क्या किया? अपने भतीजे को भेजा, खुसरो मलिक को, कराजल को जीतने के लिए। खुसरो मलिक को कराजल को जीतने के लिए भेजा। खुसरो मलिक ने तत्काल जीत लिया कराजल को, लेकिन ज्यादा उत्साह में आ गया, क्योंकि जोर ज्यादा नहीं आया ना, तत्काल जीतते ही ज्यादा उत्साह में आ गया। तो बोले चीन पर आक्रमण कर दो, तिब्बत की तरफ चला गया। ठंड पड़ी, पूरी 1 लाख सेना ऐसे कैसे बर्फ में दब गई। 3 सैनिक जीवित बच्चे, जिसमें एक तो ये मलिक खुसरो था, 2 पानी पकड़ा बाड़ा हा, सब के सब ऐसे कैसे। इतनी बड़ी सैनिक क्षति हुई उसको। तो अब बताओ इसमें बेचारा ये क्या करे? और तब भतीजा की गलती ही जोरा मर्दी चली गई हो। तो यहां ये योजना भी, अब जीता हुआ कराजल वापस स्वतंत्र होगा, दिखती बात है, क्योंकि उसके सैनिक तो दब गए वहां पर। तो इसलिए ये योजना भी विफल हो गई। बात देखो उसके साथ हो क्या रहा है अभी। तो ये कराजल अभियान की भी बात। अब बात करते हैं हम दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि की बात करें तो देखो, पहले राजधानी परिवर्तन कब है? 27 में। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन कब है? 29 में। खुरासान विजय योजना 32-34, कराजल अभियान 32-34। अब अगली बात करें हम दोआब में कर वृद्धि, 5 नंबर का है ना, दोआब में कर वृद्धि। बड़ा छोटा आप देख लेना, ये जो भी 35-36, 1335-36। देखो दोआब, देखो भाई कैसे, दोआब यानी गंगा यमुना का दोआब। अब इसने क्या सोचा कि इन योजनाओं के कारण धन बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, तो कर लगाने पड़ेंगे। तो कर देखो पहले से 1/2 तो पहले से ही कर रखा था इसने। अब ये राजस्थान वाला क्षेत्र, हालांकि राजस्थान वाला इनके नियंत्रण में नहीं था, बाहर था, लेकिन एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ऐसी भूमि, ऐसा कोई क्षेत्र जहां 10 बीघा में प्रति मण, जैसे 10 बीघा है और इस 10 बीघा में मान लो कि कुल उत्पादन हुआ, केवल ऐसा मान लेते हैं कि 50 मण, ठीक है, और यहां 10 बीघा में उत्पादन हुआ 200 मण अनाज, मान लेते हैं एक बार, ठीक है। उपजाऊ वाला क्षेत्र ये दोआब वाला है, ये सामान्य अन्य क्षेत्र है। अब यहां आधा लेने का मतलब 100 मण ले लेंगे
और यहां आधा लेने का मतलब 25 मन। अब अगर इन पर कर लगाया जाता है और 5 या 10% तो ये तो मर जाएंगे, और इन पर अगर 5 या 10% लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या किया, केवल दोआब क्षेत्र पर कर लगा दिया। बताओ, देखो योजना तो पूरे की बजाय केवल इस पर। देखो दो बातें हैं, एक तो सब पर टैक्स लगा दिया जाए कि सबसे उनकी आमदनी के अनुसार, उनकी आमदनी के अनुसार उनसे 25% टैक्स लिया जाएगा। अब जिसके पास 100 रुपए हैं उससे 25 रुपए ले ले, 1 रुपया है उससे 25 ले ले, तो 1 रुपया वाले के पास तो 75 ही बचे ना, 100 वाले के पास तो 75 रुपए बचे हैं। भी बेचारा कन 75 पिस्सा ही बच्चे ही, बीड़ी को नहीं आवे पीबाड़ी। बात समझ आ रही है यहां पर? तो अब बताओ इसने अच्छा किया या बुरा किया? ठीक था काम, लेकिन इसने जब दोआब में कर लगाया था जिस वर्ष, उसी वर्ष अकाल पड़ गया। तो परिणाम तय है जो कर, अब विरोध, किसानों ने विरोध किया, बोले एक तो ऊपर अकाल पड़ गया, ऊपर कर लगा रहे हैं। उन्होंने खेती करना ही छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया, तो जो उत्पादन होता था वो भी नहीं हुआ। ये लो साहब, तो परिणाम था उसे वो करवृद्धि वापस लेनी पड़ी और उल्टा उनको ऋण देना पड़ा। ये बड़ी बात थी ना, किसानों को उल्टा ऋण देना पड़ा। और किसानों को ऋण देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था और उसको कहा गया सौंदर। सौंदर यानी कृषि ऋण। तो तकाबी या सौंदर, ठीक है, तो किसानों को सौंदर या तकाबी देने वाला या ऋण देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। वैसे सोनधार है, ये बात याद रखनी, सोनधार यानी कृषि ऋण। तो किसानों को ऋण देने वाला, तकाबी देने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब अकाल पड़ा है तो इसलिए अकाल संहिता का बनाने वाला भी, ये बात भी ध्यान रखना, अकाल संहिता का निर्माण करने वाला भी सल्तनत का पहला सुल्तान था। ये बात भी याद रखनी है, याद रह जाएगी कि अकाल संहिता का निर्माण करने वाला भी पहला सुल्तान था। अब देखो आगे बात करें कृषि विभाग की स्थापना यहां पर, तो यह योजना भी विफल हो गई। अब बात करें हम कृषि विभाग की स्थापना। कृषि विभाग किस नाम से? दीवाने को ही, यह बात ध्यान रखना, दीवाने को ही क्या था? कृषि विभाग। इसका प्रमुख क्या कहलाता? अमीर ए कोही। अमीर ए कोही यह कृषि विभाग का प्रमुख था। ठीक है, अमीर को ही कृषि विभाग का प्रमुख था, दीवाने को ही कृषि विभाग था। इसने क्या सोचा कि किसान ज़्यादातर ऋणग्रस्त क्यों होते हैं? क्योंकि वो लगान देने के बाद उनके पास जो अनाज होता है वो पूरा बरत जाते हैं और साहूकार से ऋण लेकर फिर बीज खरीदते हैं, तो वो साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए हम ऐसा विभाग बनाएंगे जिसमें कि खुद जमीन ऐसी राज्य की जिस पर खेती की जाएगी और किसानों को बीज दिया जाएगा। तो अब की बार अनाउंसमेंट कर दिया, आपको बीज रखने की जरूरत नहीं है, बीज हम देंगे, हम तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों को कह दिया सरकारी जमीन पर खेती करो। अधिकारियों ने वो जमीन ली जो बंजर थी, तो उनको तो कह दिया कि आपको बीज की जरूरत नहीं है, दे दिया जाएगा। और इधर खेती शुरू कर दी, उत्पादन हुआ नहीं, बीज दे कहां से? तो परिणाम तक जो थोड़ा बहुत बीज राखता गड़ा का मायने मटके में रखते थे बीज, वो बीज भी नहीं रखा था, तो और ज्यादा चंगुल में फंस गए वो साहूकारों के। तो ये योजना फिर, क्योंकि इनको बंद करना पड़ा, यहां उत्पादन ही नहीं हो रहा था कुछ, तो परिणाम तक इस विभाग को भी बंद करना पड़ा। तो ये योजना भी विफल हो गई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसने इस विभाग में, ये जो कृषि विभाग बनाया था, इसमें फसलों के सस्यावर्तन पर बल दिया था। तो सस्यावर्तन का मतलब जानते हो ना? फसल चक्र, अदला बदली, गेहूं बोया वहां जो बो वो अलग बदल बदल कर, तो फसलों की अदला बदली का कार्य भी किया है। तो दिल्ली सल्तनत में सस्यावर्तन या फसलों की अदला बदली पर बल देने वाला सुल्तान भी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक।
किसानों को ऋण देने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। अकाल संहिता बनाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग की स्थापना करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझ आ गई? तो ये योजनाएं थी। अब आप बताओ ये पागल था या विद्वान था? देखो, कुछ तो निर्णयों की शीघ्रता, दूसरा कई आदमी उपचय, लेकिन मैं दूसरा की सलाह को नहीं मानने, ये किसी की सलाह नहीं मानता था, तो ये भी एक गलत बात थी इसके लिए। फिर तीसरा, प्रकृति ने, परिस्थितियों ने भी इसका साथ नहीं दिया, जैसे कृषि विभाग है, दो आबकर है, इस मामले में भी ये। अब बात करें, ये बात तो है। अब इसके काल में मैंने कहा था सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, तो अब हमारा बिंदु होगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल के विद्रोह है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल के विद्रोह है। अब देखो, विद्रोह में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक विद्रोह है। अब जब सर्वाधिक हुए तो कितने हुए? 34 विद्रोह है। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तार भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय था, तो विद्रोह भी सबसे ज्यादा किसके समय है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कितने विद्रोह है? 34। इनमें सर्वाधिक विद्रोह वो हुए दक्षिण में, और अकेले दक्षिण में हुए 27 विद्रोह है। 27 विद्रोह दक्षिण में। कुल तो कितने हुए? 34 विद्रोह। 27 विद्रोह दक्षिण में हुए, ये बात याद रखनी है। इसके काल का जो प्रथम विद्रोह था वो मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर, है ना? सागर का जमींदार था बहाउद्दीन गुरशस्पा। बहाउद्दीन गुरशस्पा, ऐसे बोलेंगे इसको, बहाउद्दीन गुरशस्पा। इसका विद्रोह था, लेकिन इस विद्रोह का दमन कर दिया गया निर्ममता पूर्वक, और इसने भागकर शरण ली काम्पिल्ले में। काम्पिल्ले में शरण ली इसने, ये बात याद रखनी है। इसलिए फिर इसने काम्पिल्ले को भी जीता था। ठीक है, तो काम्पिल्ले में, ये बात पूछ भी सकते हैं, बहाउद्दीन गुरशस्पा ने शरण कहाँ ली थी? गुरशस्पा ने काम्पिल्ले में। यहां पर ये बात याद रखना है। फिर इसके बाद में इसके काल का, ये तो है प्रथम विद्रोह है। सबसे प्रसिद्ध जो विद्रोह है वो है अवध के जागीरदार, अवध का सूबेदार था आइन उल मुल्क मुल्तानी। आइन उल मुल्क मुल्तानी, ये बात याद रखना, आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह है। तो मुल्तानी इसके समय कहाँ का सूबेदार है? अवध का। ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल का एकमात्र ऐसा विद्रोह है जिसमें इसे माफ कर दिया गया, क्योंकि इसका मतलब इसका दमन नहीं कर पाया तो इसे माफ करना पड़ा, इसलिए ये सबसे खतरनाक विद्रोह था। इस आइनुल मुल्क मुल्तानी ने पुस्तक भी लिखी थी, इंसाए महरू। इसको मुंसाए महरू भी बोलते हैं, इंसाए महरू या मुंसाए महरू। आगे चर्चा करेंगे हम जब साहित्य की बात करेंगे, तो वो इसकी पुस्तक है इंसाए महरू या मुंसाए महरू। किसने लिखी? आइनुल मुल्क मुल्तानी ने। ठीक है, इसी के समय में 1335 में पांडे राज्य को इस्लामिक साहित्य में क्या कहा गया है? माबर राज्य ने विद्रोह किया और विद्रोह करके स्वतंत्र हो गया। सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला प्रांत माबर या पांडे राज्य था। ठीक है, याद रह जाएगी बात। सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला, देखो पहला विद्रोह तो था सागर का, लेकिन इस विद्रोह का तो दमन कर दिया, इस विद्रोही को माफ कर दिया। ठीक है, ये स्वतंत्र होने वाला पहला माबर राज्य था। ये बात याद रखनी है आपको कि सल्तनत काल में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन सा है? माबर। और ये किसके नेतृत्व में? एहसान खां के नेतृत्व में। एहसान खां के नेतृत्व में माबर राज्य स्वतंत्र हो गया 1335 में। 1336 में हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी, विद्रोह करके।
तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसने की है? हरिहर और भुक्का ने। ठीक है। 1347 में इसके काल में ही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, हसन गंगू भी नाम बोलते हैं उसको, उस बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक है। तो बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई है? 1347 में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। याद रह जाएगा। देखो 3 और 3 6, 36 यानी विजयनगर, 3 और 4 7 यानी बहमनी राज्य। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये विद्रोहों के संदर्भ में बात याद रखनी है आपको। और अब अंतिम विद्रोह था वो था 1351 में तग्गी का विद्रोह है। और तग्गी के विद्रोह जो गुजरात में होता है, उसके दमन के दौरान वापस आते समय थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 में। वो थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु होती है, सिंध में है शायद थट्टा, वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के संदर्भ में आगे चलकर मुगल काल में, मृत्यु तो अब हुई है, मुगल काल में एक व्यक्ति ने टिप्पणी की है जिसका नाम है बदायूनी। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ये कथन किसकी मृत्यु के संदर्भ में है? यानी मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में है। किसने कहा? बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, जिसने मुंतखाब उत त्वारीख नाम की पुस्तक की रचना की थी। तो ये बात रही मोहम्मद बिन तुगलक की बात। अब अगला शासक होगा फिरोज तुगलक, और उसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।